हेलो बच्चों। और कैसे हो? बढ़िया सब। आपने हिमांशु सर का लेक्चर देखा होगा, काफी मजा आया होगा आप लोगों को। हिमांशु सर ने फिजिक्स और साइंस को काफी अच्छी तरीके से समझाया है। आपने देखा होगा कि हिमांशु सर ने एक स्लाइड का इस्तेमाल किया था जिसके अंदर जो है कई सारे एनिमल्स थे, ह्यूमंस थे। उन्होंने बताया कि ह्यूमंस जो होते हैं वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं। वो हमारे नेचर के अंदर होने वाले डिफरेंट एक्टिविटीज को एनालाइज करते हैं और उससे जो है डिफरेंट तरह की चीजों को इन्वेंट करते हैं। तो आज हम जो है बात करेंगे उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उन सारे एनिमल्स की, उन प्लांट्स की और इस अर्थ पर पाए जाने वाले सारे के सारे लिविंग बीइंग की। यानी अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो मैं पूरे लिविंग वर्ल्ड की बात करने वाला हूं। तो लिविंग वर्ल्ड का स्टार्ट करने से पहले हम बायोलॉजी के बारे में कुछ जान लें। और सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। व्हाट इज बायोलॉजी? आपको पता है कि बायोलॉजी के अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है बायो और एक आ रहा है लॉजी। तो बायो वर्ड का ओरिजिन जो है वो ग्रीक वर्ड से हुआ है, बायोस से। ग्रीक वर्ड बायोस से हुआ है, वेयर एज लॉजी वर्ड का ओरिजिन जो है वो ग्रीक वर्ड लोगोस से हुआ है। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो ओवरऑल अगर हम दोनों वर्ड को कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा? स्टडी ऑफ लाइफ। यानी बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लाइफ होती है, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग होती है। इस अर्थ पर पाए जाने वाले सारे के सारे क्रिएचर्स और सारे के सारे लिविंग बीइंग की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। आपको अपने बारे में, अपने बॉडी के बारे में, डिफरेंट तरह के एनिमल्स के बारे में जानने को मिलेगा बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती है। तो हमने चीजों को सिंप्लीफाइड तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया? बायोलॉजी को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया। एक पार्ट हमने बनाया एनिमल्स का और एक पार्ट बनाया हमने प्लांट्स का। अगर हम क्या कर रहे हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? जूलॉजी बोलेंगे। अगर हम स्टडी ऑफ प्लांट्स कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? बॉटनी बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ूं तो अगर हम जूलॉजी पढ़ते हैं मींस हम स्टडी ऑफ एनिमल्स कर रहे हैं। इफ हम बॉटनी की स्टडी करते हैं तो मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ प्लांट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बायोलॉजी का मतलब हम तो समझ चुके हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस अर्थ के ऊपर पाई जाने वाली लाइफ का, इस अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले क्रिएचर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। तो आपको पता है कि बायोलॉजी जो है किसी ने तो पहले स्टार्ट की होगी, किसी ने तो इसकी शुरुआत की होगी। तो उनकी बात करते हैं जिन्होंने बायोलॉजी की शुरुआत की, जिन्होंने बायोलॉजी को पहली बार शुरू किया, जिन्होंने बायोलॉजी की स्टार्टिंग की। तो आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ये कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहली बार एनिमल्स की स्टडी को स्टार्ट किया। इसीलिए हम एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया था? एनिमल्स की स्टडी को स्टार्ट किया। मतलब अगर इन्होंने एनिमल्स की स्टडी स्टार्ट की है और एनिमल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। तो सिंपल है, ये क्या होंगे? फादर ऑफ जूलॉजी भी है। यानी एरिस्टोटल ने क्या किया था? पहली बार स्टार्ट किया बायोलॉजी की स्टडी को, यानी बायोलॉजी को पढ़ना पहली बार स्टार्ट किया, एनिमल्स की स्टडी को पहली बार स्टार्ट किया। दैट्स व्हाई एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी। एक और इमेज हम देख रहे हैं, ये कौन है? थियोफेरेस्टस। थियोफेरेस्टस कौन थे? एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। इन्होंने क्या किया? सबसे पहली बार प्लांट की स्टडी को स्टार्ट किया। तो प्लांट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। तो सिंपल है, अगर इन्होंने पहली बार प्लांट की स्टडी को स्टार्ट किया, पहली बार शुरू किया प्लांट्स को पढ़ा, प्लांट्स के बारे में जानना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या होंगे? फादर ऑफ बॉटनी होंगे। क्या होंगे? फादर ऑफ बॉटनी। तो थियोफेरेस्टस कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल है। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको पता है कि क्लास 11 का पहला चैप्टर जो है वो क्या है? लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। तो चैप्टर के नाम में ही आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, लिविंग। हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या होते हैं? किसको हम लिविंग बोलेंगे, किसको नॉन लिविंग बोलेंगे? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग?
कैसे हम पहचानेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स लिविंग है और कौन से ऑब्जेक्ट्स नॉन लिविंग है? तो समझते हैं हम इसको। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं और एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है। क्या हुआ, एक सिचुएशन लेते हैं कि अचानक से बारिश शुरू हो गई और जब बारिश शुरू हुई तो क्या हुआ, बच्चा यहाँ से मूव करके जाने लगा और कहाँ चला गया, अपने घर चला गया। यानी बच्चा मूव कर सकता है, whereas स्टोन कांट मूव, स्टोन मूव नहीं कर रहा है। तो हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर सकते हैं वो लिविंग होंगे और जो ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं कर सकते वो नॉन लिविंग होंगे। बट क्या हम सही हैं? क्या हम 100% सही हैं? आगे देखते हैं हम। एक आपको एनिमेशन फिर से दिख रहा होगा प्लांट का। प्लांट क्या कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। एक दूसरा एनिमेशन आप देख रहे हो, एक बच्चा है छोटा सा, वो धीरे धीरे ग्रो करके एडल्ट एज तक जा रहा है। यानी अभी हमने बोला है कि वो चाइल्ड, वो बच्चा जो है, वो जो लड़का दिख रहा है आपको एनिमेशन के अंदर, वो क्या है, जो मूव करके घर जा रहा है, वो क्या है, लिविंग है, बिकॉज ही कैन मूव। दूसरी तरफ देख रहे हैं, अगर वो लिविंग है तो वो ग्रो भी कर रहा है और हमें एक एनिमेशन में दिख रहा है कि प्लांट भी ग्रो कर रहा है। अगर बच्चा ग्रो कर रहा है और वो लिविंग है, इसका मतलब प्लांट ग्रो कर रहा है, वो भी लिविंग होना चाहिए। बट क्या आपको पता है, प्लांट मूव नहीं कर सकते, स्टोन भी मूव नहीं कर रहा था। तो स्टोन जब मूव नहीं कर रहा था तो उसे हमने क्या बोला था, नॉन लिविंग। तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट से देखें तो क्या होना चाहिए, प्लांट भी नॉन लिविंग होना चाहिए। और अगर हम बच्चे के कॉन्सेप्ट से देखें तो प्लांट्स क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। मतलब हम किसी एक चीज को लेकर के ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट लिविंग होगा या कोई ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग। उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंट तरह के फीचर्स को लेना पड़ेगा, डिफरेंट तरह की जो है क्राइटेरिया को कंसीडर करना पड़ेगा, ताकि हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या कर पाए, डिफरेंस कर पाए, समझ पाए कि कौन से ऑब्जेक्ट को हम लिविंग बोलेंगे और कौन से ऑब्जेक्ट को हम नॉन लिविंग बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग, यानी लिविंग बीइंग के अंदर क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, पहली चीज, लिविंग बीइंग के अंदर ग्रोथ होती है, दे कैन ग्रो। लिविंग बीइंग के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, लिविंग बीइंग के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके अंदर होम्योस्टेसिस होती है एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमें बहुत सारे फीचर्स यहाँ दिख रहे हैं, हम एक एक करके सबकी बात करेंगे और ये सारे फीचर्स से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि किसे हम लिविंग बोलेंगे और किसे नॉन लिविंग बोलेंगे। यानी लिविंग को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो समझते हैं एक एक करके इन सारे फीचर्स को। पहला फीचर हम लेते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता है सेल इज द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल से ही हमारी लाइफ बनी हुई है। विदाउट सेल देयर इज नो लाइफ, विदाउट सेल देयर इज नो लाइफ। एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी या ऑल द एनिमल्स बॉडी इज परफॉर्म एट सेल लेवल, सेल की लेवल पर परफॉर्म की जाती है। रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एवरीथिंग इज परफॉर्म बाय सेल्स। अब वो एनिमल्स सिंगल सेल का हो सकता है, मोर देन वन सेल का भी हो सकता है। अगर सिंगल सेल का है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। अगर मोर देन वन सेल का है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर। बट देयर मस्ट बी सेल, सेल होने चाहिए। अगर सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग होगा, वो लिविंग नहीं हो सकता। अब देखो, आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब एक वर्ड आ रहा है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब क्या होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है, सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स के अंदर, सारे के सारे लिविंग बीइंग के अंदर पाई जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब मेजर रूल होता है इनका ये डिसाइड करने में कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। ठीक है ना। हमें पता है सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल से ही हमारा जीवन बना है, हमारी लाइफ बनी हुई है। जिस तरह से हमें एक घर को, अगर एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करना होता है तो हमें एक ईंट चाहिए होती है। एक ईंट से ईंट मिला करके हम पूरा का पूरा हाउस कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, बना देते हैं। सेम ऐसे होता है, कई सारी सेल्स मिलती हैं और कई सारी सेल्स के मिलने से होता है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है, एक लाइफ बनती है। ठीक है। अब आपको पता है ईच लिविंग बीइंग हैव ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वन और मोर सेल, यानी हर एक लिविंग बीइंग एक या एक से ज्यादा सेल का हो सकता है।
देयर इज नो लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना सेल के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म को हम लिविंग मैटर या लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल बोलते हैं। एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इंक्लूड किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में जो है जब हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में जानेंगे इसकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है, प्रोटोप्लाज्म होता कैसे है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट अभी जो है हम ये समझ रहे हैं कि सेल का जो लिविंग कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या इंक्लूड होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के पास जब देखेंगे तो सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करते हैं तो एक लिक्विड कंटेंट दिखाई देगा आपको, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड कंटेंट को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। तो उन दोनों को मिला के क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। इसके बाद अगला फीचर जो है वो मेटाबॉलिज्म, या एक लिविंग की बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, उन सभी केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स यानी लिविंग बीइंग के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे केमिकल्स को हम क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। अब ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लगातार कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लगातार कन्वर्ट हो रहे होते हैं। आपको पता है प्रोटीन क्या होता है? ए लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, कई सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन चेन बनती है। अब क्या हुआ? प्रोटीन को जब डाइजेस्ट कर रहे हैं तो उसी प्रोटीन को तोड़ देते हैं और कई सारे टुकड़ों में यानी अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और जब हमें प्रोटीन बनाना है तो हम क्या करते हैं? उन सारे अमाइनो एसिड को ज्वाइन करते हैं और एक प्रोटीन की चेन बन जाती है। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं ये क्या होते हैं? अलग अलग फॉर्म के अंदर लगातार कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और इन्हीं सब कन्वर्जन की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। इन सब कन्वर्जन की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड द लिविंग, आइदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मतलब हर एक लिविंग बीइंग के अंदर लगातार बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, वो यूनिसेलुलर हो तब भी और मल्टीसेलुलर हो तब भी। हम वहां क्या कर रहे होते हैं? प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ रहे हैं, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना रहे हैं, स्टार्च को शुगर, सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी क्या कर रहे हैं? लगातार हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रही है, लगातार ये सारी की सारी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। आगे बढ़ते हैं। तो हम मेटाबॉलिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्या हुआ? सिंपल सा कहने का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर होने वाली सारी की सारी रिएक्शंस के सम को, यानी टोटल रिएक्शन जो भी हो रही हैं एक लिविंग बॉडी के अंदर, वो सब रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो डेफिनेशन पे एक बार ध्यान देते हैं, क्या लिखा हुआ है? द सम टोटल ऑफ all living reactions occurring in our body is metabolism। हमारी बॉडी के अंदर होने वाली सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा था कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज जो ये डिसाइड करती हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, उनका मेजर रोल होता है। जो प्रॉपर्टीज हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होनी कंपलसरी होती है। तो क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है? अब आप बताओ, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिलेगा जिसके अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा हो, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसे सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी सारे के सारे केमिकल कन्वर्जन जो चल रहे हैं वो सबके अंदर हो रहे हैं, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन सबके अंदर पाई जा रही है। इसका मतलब ये क्या होगी? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी अगर सबके अंदर पाई जा रही है। तो ध्यान रखना आपको कि मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। बट आपको पता है कि हम आज बायोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है। तो हमने क्या किया? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, एक लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रही थी उसे हमने लैब में करवा दिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लिविंग रिएक्शन, यानी जो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो किसी लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर हो रही थी, उस रिएक्शन को अगर हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर करवाते हैं, तो क्या वो लैब या वो टेस्ट ट्यूब लिविंग कंसीडर की जाएगी? सही है क्वेश्चन? तो समझते हैं।
देखो पहली चीज, जो टेस्ट ट्यूब है और जो लेबोरेटरी है उसे हम लिविंग कंसीडर नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक लिविंग और नॉन लिविंग को डिसाइड करने के लिए एक कोई सिंगल क्राइटेरिया नहीं होती है, बहुत सारे चीजें उसके अंदर होती हैं। क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट ट्यूब की या लेबोरेटरी की, तो क्या उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है? क्या सेल्स उसके अंदर होती हैं? नो, वो तो डेड सेल्स का बना होता है। वो डेड सेल्स का बना होता है, वो उनके पास सेल्स नहीं होती हैं, लिविंग सेल्स नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का बेस पर कंसीडर करें तो वो टेस्ट ट्यूब या वो लैब क्या होनी चाहिए? नॉन लिविंग होनी चाहिए। बट द रिएक्शन इनसाइड द टेस्ट ट्यूब इज लिविंग रिएक्शन बिकॉज इट इज द सेम एज इन ह्यूमन बॉडी या इन एनी एनिमल्स बॉडी। किसी भी एनिमल की बॉडी में जैसी हो रही है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? लिविंग रिएक्शन बोलेंगे। बट टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग, बट टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, देयर इज नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दैट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो कहने का मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और सारे के सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट नहीं करते, उनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अब एक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो कहाँ हो रही है? एक सेल फ्री सिस्टम के अंदर हुई है, एक लैब के अंदर हो रही है, वो क्या होगी? नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग कंसीडर की जाएगी, बट रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज लिविंग रिएक्शन, बट रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज लिविंग रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म कितने तरह के हो सकते हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो दो तरह के हैं मेटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म के अंदर आपको दिख रहा होगा द सम टोटल ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। अब देखो मैंने बोला कन्वर्जन हो रहा है केमिकल रिएक्शंस का, एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और वो बायोमोलिक्यूल फिर से वापस से किसी और बायोमोलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कुछ सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे होंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। जब हम सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोलते हैं या एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और जब हम किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से क्या बनाते हैं? एक सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, यानी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्या बोलेंगे उसे हम? कैटाबॉलिज्म। एग्जांपल की बात करें अगर एनाबॉलिज्म में तो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज। आपको पता है प्लांट जो है फूड प्रिपेयर करते हैं तो फूड जो है उनका ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। उसके बाद ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, और जब हम प्लांट को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो स्टार्च गया। अब हम क्या करते हैं? उस स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर ब्रेक कर देते हैं वापस। तो क्या हो रहा है? प्लांट के अंदर क्या हो रहा था? स्टार्च से ग्लूकोज से स्टार्च बन रहा था। क्या बन रहा था? ग्लूकोज से स्टार्च बन रहा था। तो ग्लूकोज एक सिंपल मॉलिक्यूल है, वेयर स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो क्या हुआ? एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना तो क्या हो जाएगा? एनाबॉलिज्म हो जाएगा। अगर यही प्रोसेस कहाँ हो रही हो? उल्टी हो रही हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म बोल देंगे। प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अब क्या होता है? अमाइनो एसिड जब कई सारे ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है? एक प्रोटीन बनता है, और जब प्रोटीन ब्रेक होते हैं तो उससे कई सारे अमाइनो एसिड बनते हैं। तो कई सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोटीन को बना रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? तो ये क्या हो जाएगी? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। फैटी एसिड एंड अल्कोहल को कंबाइन करके क्या बनता है? लिपिड्स बनता है। तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? कंबाइन होकर के किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम, दूसरी तरफ बात करते हैं कैटाबॉलिज्म। इट इज सम टोटल ऑफ ऑल डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। सारी की सारी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन जहां हम एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर रहे होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस या कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। एग्जांपल क्या होगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं? ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वेयर अमाइनो एसिड ये सिंपल मॉलिक्यूल, दोनों को प्रोटीन को ब्रेक करके अमाइनो एसिड बना लिया। क्या हुआ? कैटाबॉलिज्म हुआ। ब्रेकिंग ऑफ लिपिड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जब डाइजेशन होता है तो लिपिड्स को हम फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक कर देते हैं, तो ये भी क्या हुआ? एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म।
ठीक है ना। अब आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है, एनाबॉलिज्म के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस ए कॉम्प्लेक्स मटेरियल फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस, यानी सिंपल सब्सटेंस से क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को बनाता है। वेयर एज इन कैटाबॉलिज्म इट फॉर्म सिंपल सब्सटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब एक जो है सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है तो उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। जैसे जब ग्लूकोज जो है प्लांट स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो उसके अंदर एक्चुअली क्या होती है, एनर्जी होती है, जिसको कंज्यूम करने के बाद हम डाइजेस्ट करते हैं और उससे एनर्जी वापस से रिलीज करवाते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। तो एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है, जबकि कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी। कैटाबॉलिज्म, जब एनाबॉलिज्म की हम बात करते हैं तो इट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। जो एनाबॉलिज्म होता है ये क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती है, और कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन का रिक्वायरमेंट क्यों होगी। अब सोचो, अगर आपको बिल्डिंग बनाना है तो क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट ही तो करोगे, तोड़ोगे थोड़ी बिल्डिंग को। अरे तोड़ोगे तो फिर को ग्रो कहां करेगी बिल्डिंग। अगर आपको घर बनाना है, आपने क्या किया, पहला फ्लोर बनाया, उसको तोड़ना शुरू कर दिया, अब बताओ बिल्डिंग कैसे बनेगी पूरी, आगे के फ्लोर नहीं बनेंगे ना। तो अगर आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यानी जब कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होंगी, जब एनाबॉलिज्म होगा, तो क्या होगा, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही होगी, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस हो रही होगी। वेयर एज इन केस ऑफ कैटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी जो है इट रिक्वायर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी ऑफ लिविंग बीइंग, यानी हमें क्या करना है, जाना है, हमें पढ़ना है, हमें कुछ और काम करने हैं, तो उन सारी एक्टिविटीज के अंदर हमें क्या चाहिए होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और उससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी का इस्तेमाल हम कर लेंगे। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा है ग्रोथ। अब ग्रोथ आपको सिंपल पता है, अगर मैं बोलूं तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आपकी हाइट बढ़ जाना, जो ग्रोथ आप समझते हो। अगर हम बायोलॉजिकल टर्म के अंदर बात करें तो आपको पता है हमारी बॉडी किससे बनी हुई, सेल्स से बनी हुई, सेल से बनी हुई है। अगर हमें ग्रो करना है, हमें बड़ा होना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमारी सेल्स के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। जब हमारी सेल के नंबर बढ़ेंगे तो हमारा मास एज वेल एज हमारी हाइट, और हम ग्रो कर जाएंगे। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ इज ओवरऑल इंक्रीज इन द मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की मास के अंदर इंक्रीज होना, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। ये कैसे हो सकता है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम बात करते हैं कि अमीबा हो गया, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो हो गए, आपको पता है अमीबा जब डिवाइड करता है, तो डिवाइड जब करता है उसके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी होती है डिवीजन, वो डिवाइड करके फिशन करता है और 2 डॉटर सेल्स को बना देता है, और ग्रोथ भी उसका वही तरीका है, ग्रोथ करने के लिए सेल्स को डिवाइड करता है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सेम प्रोसेस इन ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। वैराज जब हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स की बात करते हैं, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात करते हैं, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हो, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब आपको पता होगा प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है। अब देखो सिंपली ग्रोथ को जो है 2 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। पहली चीज होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ, और दूसरी होती है इनडिटर्मिनेट। मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेट ग्रोथ, क्या बोला, डिटर्मिनेट, और दूसरा क्या बोला, इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब होता है एक सर्टेन पीरियड के बाद जाकर के ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, वेयर इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी। तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है, मतलब प्लांट ग्रो इनडिटर्मिनेट, यानी प्लांट शो करते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ शो करते हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, इसलिए प्लांट थ्रू आउट द लाइफ को ग्रो करते रहते हैं। वेयर एज एनिमल्स, आपको पता है हम एक सर्टेन एज तक हमारी हाइट बढ़ती है वो स्टॉप हो जाती है। तो हमारी हाइट या हमारी ग्रोथ जो है एक सर्टेन पीरियड पर जाकर के रुक जाती है। कहने का मतलब क्या है, हम कौन सी ग्रोथ शो करते हैं, एक लिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं, एक डिटर्मिनेट ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं एनिमल्स ग्रोथ इज सी
ओनली अप टू ए सर्टेन एज। एनिमल्स के अंदर ग्रोथ केवल एक सर्टेन एज तक ही दिखाई देती है, और ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेट ग्रोथ। वेयर एज थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ हो रही हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ बोलेंगे, या अनलिमिटेड ग्रोथ भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों अलग अलग प्रोसेस होती है, वेयर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ दोनों एक जैसी प्रोसेस होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन होता है कि क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है? जरूरी है जानना। तो बात करते हैं। अब देखो, ग्रोथ दो तरह से होती है। आपने देखा होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर सेल के नंबर्स इंक्रीज करते हैं और उनकी हाइट बढ़ जाती है, वो ग्रो कर जाते हैं। जब ग्रोथ इनसाइड द बॉडी हो, यानी बॉडी के अंदर सेल इंक्रीज करने की वजह से, सेल के नंबर बढ़ने की वजह से ग्रोथ हो रही है, तो ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ। दूसरी चीज आपने देखी होगी, जैसे आप स्लाइड में देखो, एक आपको माउंटेन दिख रहा है और माउंटेन के ऊपर लगातार स्नोफॉल हो रहा है। मान लिया स्नोफॉल लगातार कंटिन्यूअस कई दिनों तक चलता रहा, एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा? वहां पर एक स्नोफॉल यानी स्नो की एक लेयर बन जाएगी। तो स्नो की लेयर बनने से क्या हो जाएगा? उस माउंटेन की हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। तो ग्रोथ तो ये भी है। ये ग्रोथ कहाँ हो रही है? आउटसाइड द बॉडी हो रही है। तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। तो अब ग्रोथ दो तरह की हो गई, एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और एक इंट्रिंसिक ग्रोथ। अभी आपने पढ़ा कि ग्रोथ माउंटेन भी शो कर रहे हैं, बट क्या माउंटेन के पास सेल होती है? नहीं होती। क्या माउंटेन्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं? नहीं शो करते। तो क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि माउंटेन्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं और फिर भी वो क्या करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं। बट मैंने बोला ग्रोथ दो तरह की है, एक है इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक। बट अगर मैं पूछूं आपसे कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग होगी या नहीं, तो नो, नॉन डिफाइनिंग होगी। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो कौन करते हैं? नॉन लिविंग शो कर रहे हैं, बाहर की बॉडी के ऊपर डिपोजिट हो रहा है मटेरियल जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। वेयर इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग शो कर। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या हो जाएगी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो क्लियर रखना, जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो इट इज ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड एंड दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जो है ग्रोथ अंदर से होती है, इनसाइड द बॉडी होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। अब दिख रहा है आपको प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं? उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड कर रहे होते हैं और सेल्स के नंबर इंक्रीज करते हैं और प्लांट लगातार ग्रो करता है। तो ग्रोथ के बारे में हम समझ गए, आगे हम बढ़ते हैं। तो ग्रोथ हमने बात कर ली कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग को या नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी सिमिलर टू पेरेंट्स, पेरेंट्स की तरह दिखने वाली प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। इट इज नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। क्या ये जीने के लिए जरूरी है? नो, बट इट इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। अगर मान लिया रिप्रोडक्शन खत्म हो जाए तो एक टाइम पीरियड के बाद अर्थ से लाइफ खत्म हो जाएगी। अर्थ के ऊपर लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है? इसेंशियल है, बट इट इज नॉट इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग। क्योंकि आपको पता है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं, लाइक ऐसे कुछ कपल्स मिलेंगे जिनके बच्चे नहीं होते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं ना। तो मतलब क्या हुआ कि लिविंग और नॉन लिविंग को हम इस बेस पर सिर्फ नहीं डिसाइड कर सकते कि वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो आगे हम बात करते हैं, इट इज टू टाइप। ये दो तरह का होता है,
एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एनिमेशन आप देख रहे होगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, आपको यहाँ पर दो लोग दिख रहे हैं और उन दोनों में से देखो, ध्यान से देखो, ये स्पर्म है और ये एग है और दोनों कंबाइन हुए इससे एक नया ऑफस्प्रिंग बन गया। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है मेरा, और इधर देखो दूसरी तरफ एक सिंपल अमीबा दिख रहा है, ये डिवाइड हुआ और डिवाइड होकर के दो डॉटर अमीबा बन गए। तो कहने का मतलब क्या है मेरा कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाई पेरेंटल, यानी मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट मिलती है। वेयर एज asexual reproduction is uniparental, there is no requirement of male and female, there is no requirement of male and female, दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक भी प्रोड्यूस कर सकता है। आगे हम बात करते हैं गैमिट्स आर फॉर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, गैमिट्स आर फॉर्म। गैमिट्स क्या होते हैं, जैसे हम स्पर्म की बात कर रहे हैं, हम एग की बात कर रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गैमिट्स बोलते हैं। जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में देखेंगे गैमिट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूसरी तरफ, गैमिट्स आर नॉट फॉर्म। गैमिट्स यहाँ पर नहीं बनते। whereas in sexual reproduction there is fertilization। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट यानी स्पर्म और एग दोनों फ्यूज करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, whereas फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्रिएट वेरिएशन। अब आपको पता है कि आप एग्जैक्टली अपनी मम्मी पापा की तरह नहीं दिखते, कुछ तो वेरिएशंस आपके अंदर हैं। तो रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर वेरिएशंस आते हैं। जो नई जनरेशन बनेगी वो कुछ डिफरेंट होगी, कुछ अलग होगी अपनी ओरिजिनल जनरेशन से, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगे। और इसका एक फायदा भी होता है कि हमें इवॉल्व करने में, हमें आगे बढ़ने में, हमें अपने आप को इंप्रूव करने में भी हेल्प करती है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। इस बायोलॉजी के अंदर बहुत कुछ है, एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग, सब कुछ जानने लायक है और बहुत ही मजेदार है, बस आपको मजे से पढ़ना है बायो को। तो हम बात करते हैं देयर इज नो वेरिएशन इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं होता है। जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे पेरेंट्स की, एग्जैक्ट कॉपी होंगे पेरेंट्स की इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। whereas in sexual mode of reproduction offspring are not exact copy of the parents। हमने पहली बात की वेरिएशंस है, अगर वेरिएशंस है तो एग्जैक्ट कॉपी कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो आगे हम बात करते हैं, इट इज स्लो प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन के अंदर अबाउट 9 मंथ लगता है। जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। ये बहुत तेजी से अपने आप को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर जाते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, कई सारी सेल्स बना देंगे, कई सारी डॉटर सेल्स बना देंगे। तो ये क्या होती है, फास्ट प्रोसेस होती है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ओवरऑल हमने समझा कि रिप्रोडक्शन जो है वो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो आपका क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो सकता है। ये कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ लिविंग लोग होते हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लाइक म्यूल्स। म्यूल की बात करें हम, वर्कर बीज। अच्छा, वर्कर बीज देखो, बीज जो होती हैं एक्चुअली क्या होता है, बीज जो होती हैं वो वर्कर बीज होती है, ड्रोन होती हैं और क्वीन होती हैं। ये हम जो है जेनेटिक्स के अंदर डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्कर बीज जो होती हैं वो स्ट्राइल होती हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो अगली जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट फिर भी वो क्या है, लिविंग है। मेरे सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्ट्राइल ह्यूमन। बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं जिनके जो है ह्यूमन कपल हैं बहुत सारे, जिनके बच्चे नहीं होते, तो वो भी क्या है, लिविंग है। तो क्या मतलब लिविंग है, इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। आगे हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, क्या हुआ सोचो, आप बैठे हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक स्लाइड देखा था, जब रेन हुई, बारिश शुरू हुई, तो क्या किया, वो बच्चा वहां से मुंह फिरते घर चला गया। मैंने आपको जो है एक न्यूक्लियस से प्रिक किया, आपने रिस्पॉन्स दिया उसको। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो एक्टिविटी हो रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस आ रहा है, उसके लिए हम रिस्पॉन्स करें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सिंपल वर्ड में, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। आगे बात करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। यानी जो आपका बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है वो क्या हो सकता है, फिजिकल हो सकता है,
केमिकल हो सकता है एंड बायोलॉजिकल हो सकता है। स्टिमुलाई आर परसीव्ड बाय द सेंस ऑर्गन। अब हमें पता कैसे चलता है? हमारे पास सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन, आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। इन पांचों सेंस ऑर्गन का अलग अलग काम होता है और इन सेंस ऑर्गन के थ्रू हम क्या करते हैं? सेंस कर पाते हैं कि हम बाहर से हमारा स्टिमुलस कैसा है, क्या चीज हमें बाहर से मिल रही है और उसके रिस्पॉन्स कैसे करना है। ठीक है, तो प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर सच एज लाइट। प्लांट लाइट के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, वाटर के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, टेम्परेचर एंड डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूटेंट के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रिमिटिव प्रोकैरियोट, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म चाहे वो बहुत पुराने प्रोकैरियोट्स हों, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स, आज के टाइम के एडवांस ऑर्गेनिज्म हो या बहुत पुराने टाइम के ऑर्गेनिज्म हो, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? कॉन्शियसनेस मस्ट बी ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्या होनी चाहिए? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग आर एडिशनल फैकल्टी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम बोलते हैं ना कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, तो क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम खुद सोच समझ के डिसीजंस ले सकते हैं, हम चीजों को देख करके ऑब्जर्व करके नई चीजें खोज सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ठीक है ना? इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। अब एक क्वेश्चन आता है, इफ ए पेशेंट लिविंग इन कोमा, अगर एक पेशेंट क्या है? कोमा में पड़ा होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसको सपोर्ट किया गया है, उसकी बॉडी के सारे फंक्शंस को जो है मशीन के थ्रू सपोर्ट किया गया है, तो क्या वो लिविंग होगा? क्या वो नॉन लिविंग होगा? आपको पता है अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो उनमें से कुछ होते हैं रिकवर करके वापिस से जो है आ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिकवर नहीं कर पाते, फाइनली डेथ हो जाती है। मतलब हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि वापिस आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट लेइंग इन कोमा इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। अगर वो वापिस आ गया तब तो वो लिविंग बन जाएगा, बट अगर उसकी डेथ हो गई तो क्या होगा? नॉन लिविंग। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं पेपर में। आगे हम बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा है, अगला पॉइंट है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? आपको पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठंड हो, गर्म हो, कैसा भी मौसम हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है? मेंटेन रहता है। तो इसी इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो लिविंग बीइंग हैव ए सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम टू एडजस्ट एंड मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इट प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और होम्योस्टेसिस जो होती है वो हर सेल के पास ही फीचर होता है। हर सेल अपने टेम्परेचर को, अपनी बॉडी को रेगुलेट कर सकती है, अपनी बॉडी की कंडीशंस को कांस्टेंट मेंटेन कर सकती है। ठीक है, अब आप देख रहे होगे, अच्छा अब एक क्वेश्चन तो ये भी आता है कि हम कैसे 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। आप देख रहे होगे एक एनिमेशन दिख रहा है, सिवरिंग कर रहा है, कांप रहा है। ठंड में हम भी कांपते हैं ना, जब बहुत ठंड लगती है तो हम सिवरिंग करते हैं। तो सिवरिंग क्यों करते हैं? टू मेंटेन द 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अब याद हो, जब हाथ रब करते हैं थोड़ी देर के बाद क्या होता है? हाथ हैंड हमारा जो होता है हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। इससे जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। तो सिवरिंग इसलिए होती है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहे। और आपने देखा गर्मी के मौसम आते हैं तो हम क्या करते हैं? पसीने हमारी बॉडी से निकलते हैं। तो पसीने आते हैं हमें गर्मी में, तो होता क्या है? पसीने आते हैं तो हम क्या करते हैं? उस समय भी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग कर रहे होते हैं। जितनी ज्यादा टेम्परेचर बाहर का होगा उतना ज्यादा क्या होगी? स्वेटिंग होगी। वेपर्स के फॉर्म में हम क्या कर रहे होंगे? हीट को रिलीज कर रहे होंगे ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट 37 डिग्री सेल्सियस बना रहे। आगे हम बात करते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन। स्टार्टिंग में मैंने बात की थी, वो बच्चा मूव कर रहा था। अब मूवमेंट एंड लोकोमोशन ये दो वर्ड है, इनमें डिफरेंसेस क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ऑल द लिविंग बीइंग शो द मूवमेंट, अपनी बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट शो करते हैं सारे के सारे लिविंग बीइंग। अब देखो मूवमेंट का मतलब क्या है? अगर मैं अपनी पोजीशन पर बैठ कर अपने हाथ, अपने हैंड को मैं शेक कर रहा हूँ, अपने हैंड को मूव कर रहा हूँ, तो ये क्या है? मूवमेंट है। जैसे देखो एक एनिमेशन दिख रहा है, एक लड़की योगा करती हुई दिख रही है, तो अपनी सेम पोजीशन पर बैठी हुई अपने हैंड्स को, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही है।
वो मूवमेंट है। वेयर अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की जगह, हम अपनी बॉडी को शेक करने की जगह, अपने हैंड को शेक करने की जगह हम लोकेशन भी चेंज कर दें, एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, लोकोमोशन हो जाएगा। जैसे आपको बगल में बच्चा दिख रहा है, रनिंग चाइल्ड, ये चल रहा है, तो क्या कर रहा है, लोकोमोशन शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, लोकोमोशन। तो अगर हम पोजीशन भी चेंज करने लगे तो क्या हो जाएगा, लोकोमोशन। अगर हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो क्या होगी, मूवमेंट होगी। तो मूवमेंट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट लोकोमोशन इज ए नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लोकोमोशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, प्लांट के अंदर कॉन्शियसनेस होती है। तो प्लांट्स क्या हुए, लिविंग हुए, तो इसलिए हम लोकोमोशन को जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते, जबकि हम मूवमेंट को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं। तो फाइनली इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो सेल्स का बना होगा, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कर सकता है, कौन सी ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है ना, कैन रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस कर सकता है, एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड शो दी मेटाबॉलिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमें फाइनली पता चल गया कि हम किसे लिविंग बोलेंगे और किसे नॉन लिविंग बोलेंगे। अब आपको पता है हमारे नेचर के अंदर बहुत तरह के एनिमल्स और बहुत तरह के प्लांट पाए जाते हैं। हम बात करें ओशियंस के अंदर, वहां भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलेंगे। हम बात करें डेजर्ट के अंदर, वहां भी एनिमल्स मिलेंगे। यानी एवरी इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल्स पाए जाएंगे। तो बहुत डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिफाइड एनिमल्स हैं इस अर्थ के ऊपर। तो कितनी डाइवर्सिटी है, इन एनिमल्स की स्टडी कैसे करनी है, इन एनिमल्स के बारे में कैसे हमें पता चलेगा, इनको अगर हमें जानना है तो हमें क्या क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे, इन सब के बारे में हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास बस यहीं ओवर होती है। हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और बेल आइकन बजा देना, ताकि हमारे चैनल का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको कोई डाउट और कोई क्वेरीज होती है तो आप zenfinity.official इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर t.me/zenfinity पर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाय बाय बच्चों, सी यू सून।